नमस्कार। आपका अखबार के विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से अचानक इस्तीफा दे दिया। कल इस्तीफा उनका हुआ, तत्काल प्रभाव से लागू हो गया। उन्होंने इस्तीफे में ही लिख दिया था कि वो संविधान के अनुच्छेद 67A के तहत इस्तीफा दे रहे हैं, जिसका मतलब है कि उनका इस्तीफा तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगा। तो राष्ट्रपति ने उसे स्वीकार भी कर लिया और अब वो पूर्व उपराष्ट्रपति हो गए। सवाल ये है कि अचानक इस्तीफा क्यों हुआ। पहले तो ये समझ लीजिए कि ये जगदीप धनखड़ अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले इस्तीफा देने वाले पहले उपराष्ट्रपति नहीं हैं। इससे पहले पहली बार 1969 में 20 जुलाई के इत्तेफाक है कि उन्होंने 21 जुलाई को दिया धनखड़ जी ने, और 20 जुलाई 1969 को वीवी गिरी ने इस्तीफा दिया था। उपराष्ट्रपति थे राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए, और आपको वो याद होगा कांग्रेस की स्प्लिट उसी के कारण हुई थी। उन्होंने इंडिपेंडेंट के तौर पर चुनाव लड़ा और इंदिरा गांधी ने कांग्रेस के जो ऑफिशियल कैंडिडेट थे नीलम संजीव रेड्डी, उनको हराने के लिए कहा, लोगों से अपील की, लोगों से मतलब सांसदों से और विधायकों से जो इलेक्टोरल कॉलेज बनाते हैं राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, कि अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट दीजिए। यानी कांग्रेस का कैंडिडेट है तो ज़रूरी नहीं है कि कांग्रेस के लोग उनको वोट दें। नतीजा ये हुआ कि बड़ी क्लोज फाइट में वीवी गिरी चुनाव जीत गए, और वो कारण बना कांग्रेस की स्प्लिट का। 1969 में ही कांग्रेस का विभाजन हो गया। कांग्रेस आर और कांग्रेस ओ बन गई थी। दूसरी बार इस्तीफा हुआ कार्यकाल पूरा होने से पहले किसी उपराष्ट्रपति का, वो थे आर वेंकट रमन। उन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा दिया था, और चूँकि कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस का बहुमत था, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं थी, वो राष्ट्रपति चुन लिए गए, राष्ट्रपति बने भी। उसके अलावा अब ये तीसरे व्यक्ति हैं जगदीप धनखड़ जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले इस्तीफा दे दिया। लगता है कि अचानक दे दिया, लेकिन इसकी सुगबुगाहट पिछले कुछ दिनों से सुनाई दे रही थी, दिखाई दे रही थी। 20 जुलाई को उनकी पत्नी का जन्मदिन होता है। अब ये पहली बार 3 साल में उन्होंने ऐसा किया कि अपनी पत्नी के जन्मदिन पर राज्यसभा के पूरे स्टाफ को और उसके अलावा राज्यसभा टीवी के स्टाफ को भोजन पर आमंत्रित किया। अब ये बड़ा अनयूजुअल था कि सरकारी खर्चे पर आप अपनी पत्नी के जन्मदिन का भोज आयोजित कर रहे हैं, तो इसका मतलब उनके मन में कुछ चल रहा था। लेकिन असली बात आपको समझ में आएगी कि ये अचानक क्यों लग रहा है। तो आप सोमवार को सदन में जो कुछ हुआ उस पर ज़रा ध्यान दीजिए। सोमवार को पहला दिन था संसद के मानसून सत्र का। लोकसभा और राज्यसभा में दोनों जगह ऑपरेशन सिंदूर का मुद्दा उठाया गया। विपक्ष चाहता था इस पर तत्काल बहस हो। सरकार का और लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष का ये कहना था, राहुल गांधी बोलने की कोशिश कर रहे थे, लोकसभा अध्यक्ष ने बोलने नहीं दिया। कहा ये जो आप मुद्दा उठा रहे हैं ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का है कि किस मुद्दे पर किस नियम के तहत बहस हो, कब हो, कितने घंटे की हो, ये सब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तय हो जाएगा। आप भी उसके सदस्य हैं, तो उसमें आज दिन में बात करेंगे, तो उसमें तय कर लेंगे। उधर राज्यसभा में जो विपक्ष के नेता हैं और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो बोलने के लिए खड़े हुए, तो उनको नियम के बारे में बोलने की इजाज़त मिली, लेकिन वो अपना पूरा भाषण देने लगे। तो पूरा सत्ता पक्ष जो है बिल्कुल सन्नाटे में था, उसको समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है, और सभापति जगदीप धनखड़ उनको रोक भी नहीं रहे थे। आखिर में सदन के नेता जेपी नड्डा खड़े हुए। उन्होंने कहा कि सभापति महोदय, आपने इनको केवल नियम पर बोलने के लिए कहा था, ये तो पूरा भाषण, क्या मुद्दे होंगे बहस के, क्या किन मुद्दों पर चर्चा होगी, किन मुद्दों पर सवाल पूछा जाएगा, ये सब कुछ बोल रहे हैं। तो इससे समझ में आया कि कुछ तो दोनों के बीच में, यानी सत्तारूढ़ दल सरकार और सभापति के बीच में कुछ जो है गड़बड़ है, सब कुछ सही नहीं है। एक और घटना हुई, सदन के अंदर ही हुई, सदन के बाहर की भी बात करता हूँ, सदन के अंदर ये हुआ कि उपराष्ट्रपति ने, आपको याद होगा कि 2-3 दिन पहले केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने, जो संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, उन्होंने घोषणा की थी कि 150 सदस्यों ने जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग यानी इम्पीचमेंट के लिए
नोटिस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और लोकसभा अध्यक्ष को वो सौंप दिया गया है। तो जाहिर है कि लोकसभा में इम्पीचमेंट का मोशन आना था। इधर 63 सदस्यों ने राज्यसभा के, और देखिए इम्पीचमेंट के लिए जो जरूरी संख्या होती है राज्यसभा के सदस्यों की 50 की होती है कम से कम, और लोकसभा में 100 की। 63 सदस्यों ने एक नोटिस दिया इम्पीचमेंट का जस्टिस वर्मा के ही खिलाफ, और उसके बारे में सभापति ने सदन में सेक्रेटरी जनरल से कहा कि जरा पता कीजिए कि लोकसभा में भी इस तरह का कोई प्रस्ताव आया है क्या, और आया है तो पहले कौन आया है। नियम जो या परंपरा कह लें वो ये है कि जिस सदन में पहले आता है उस पर पहले विचार होता है। एक बात। दूसरी बात, उनको पता था कि लोकसभा में आ चुका है, फिर ऐसा क्यों किया। तीसरी बात, जिन 63 सदस्यों ने दस्तखत किए थे वो सब के सब विपक्ष के सांसद थे, सत्तारूढ़ दल का एक भी सांसद नहीं था। बाद में सत्तारूढ़ दल ने भी दस्तखत करके 50 सांसदों ने दस्तखत करके नोटिस दिया। अब इसमें समस्या क्या है, इसको समझिए कि अगर इम्पीचमेंट का मोशन एक्सेप्ट होता है तो उसके लिए एक 3 मेंबर जांच कमेटी बनती है 3 सदस्यों की, जिसमें एक सदस्य जो है सुप्रीम कोर्ट का सिटिंग जज होता है, एक किसी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है, और एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट होता है। इन 3 नामों को तय करने का अधिकार राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष को होता है। अब जगदीप धनखड़ भी राजस्थान के हैं, ओम बिरला भी राजस्थान के हैं। जगदीप धनखड़ ओम बिरला से सीनियर हैं, तो इसलिए उनका प्रभाव ज़्यादा रहता है। उपराष्ट्रपति भी हैं। ये माना जा रहा था कि वो दरअसल जो है इस कमेटी के सदस्यों का नाम खुद तय करना चाहते हैं। ये अंदाज़ा है, और इसके बारे में कोई जो है ऑफिशियल स्पष्टीकरण या पुष्टि नहीं आई है। तो इससे सरकार को थोड़ा संदेह हुआ कि ये हो क्या रहा है। और उसके अलावा सबसे बड़ी बात वो आपको पता चलेगी जयराम रमेश के सोशल मीडिया पर ट्वीट से। उन्होंने कहा कि हम लोग तो उनसे मिले थे, ऐसी कोई बात नहीं थी, अचानक इस्तीफा क्यों दे दिया। और मंगलवार दोपहर 1 बजे उन्होंने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग बुलाई थी। यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन अगला वाक्य जो है जयराम रमेश का, वो सरकार के कान खड़े करने वाला। कहा कि इस मीटिंग में सभापति सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ फैसला करने वाले थे। तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में तो कोई फैसला नहीं करने वाले थे, लेकिन क्या करने वाले थे ये सरकार को पता चल गया। आपको मालूम होगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन लाने की कोशिश विपक्ष काफ़ी समय से कर रहा है। जस्टिस वर्मा के साथ ही लाना चाहता था, सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। जो ज़रूरी सांसदों के दस्तखत होने चाहिए 50 राज्यसभा में मोशन लाने के लिए, इतने सांसदों के विपक्ष ने दस्तखत करा लिए थे और सभापति को सौंप दिया था। सरकार नहीं चाहती थी कि जस्टिस शेखर यादव के, या नहीं चाहती है कि जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ इम्पीचमेंट का मोशन आए, क्योंकि सरकार का मानना है कि ऐसा कोई मुद्दा बनता नहीं है। एक तो उनका मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने है, वो स्पष्टीकरण दे चुके हैं। अगर कोई उनके खिलाफ एक्शन होना है तो वो सुप्रीम कोर्ट लेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर उन पर कोई आरोप लग सकता है तो वो मिसकंडक्ट का आरोप लग सकता है। इम्पीचमेंट का मामला नहीं बनता। लेकिन विपक्ष तुला हुआ था संतुलन के लिए, और जो कुछ बोला था जस्टिस शेखर यादव ने, चूँकि सनातन धर्म के पक्ष में बोला था, इसलिए विपक्ष का विरोध करना ज़रूरी था। विपक्ष एक संदेश देना चाहता था कि ये हम नहीं चलने देंगे। और आपको याद होगा जस्टिस शेखर यादव ने जो कुछ बोला था वो अदालत में कुछ नहीं बोला था, एक निजी कार्यक्रम में उन्होंने उनको जो कहना था वो कहा था। और उसके बाद जो है विपक्ष ने और कई और नेताओं ने इस पर हंगामा किया। उस मामले का सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, हाई कोर्ट से कहा कि उनसे स्पष्टीकरण मांगा जाए, स्पष्टीकरण आया, और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अभी कोई अपना फैसला दिया नहीं है। तो जस्टिस शेखर यादव के जरिए विपक्ष एक नैरेटिव खड़ा करना चाहता था, और उसमें मददगार बन रहे थे जगदीप धनखड़। सरकार को ये विश्वास हो गया था कि आज यानी मंगलवार को दोपहर 1 बजे वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग के दौरान इस प्रस्ताव को
जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ जो इम्पीचमेंट का मोशन है उसको विचार के लिए स्वीकार कर सकते हैं। एक तरह की कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो जाती है कि सरकार जो नहीं चाहती मोशन, वो मोशन आ जाता। आपको याद होगा एक अवसर और आया था जब भारत के मुख्य न्यायाधीश थे जस्टिस मिश्रा, उनके खिलाफ इम्पीचमेंट का नोटिस दिया था विपक्ष ने। क्यों दिया था? क्योंकि वो राम जन्मभूमि पर अयोध्या में मंदिर बनने के मामले की सुनवाई की तारीख तय करने जा रहे थे। ये 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले की बात। और कपिल सिब्बल उस समय कांग्रेस में थे और वकील थे राम जन्मभूमि के खिलाफ, अयोध्या मंदिर के खिलाफ। बाबरी मस्जिद कमेटी जो थी उसके वकील थे, पैरोकार थे। उनका साफ साफ सार्वजनिक रूप से बयान है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई लोकसभा चुनाव के बाद करे, 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद करे, नहीं तो लोकसभा चुनाव प्रभावित होगा। जस्टिस दीपक मिश्रा इससे डर गए। उस समय उपराष्ट्रपति थे वेंकैया नायडू, उनके पास ये प्रस्ताव आया था और ये उन्होंने संदेश ये दिया सरकार को, जस्टिस दीपक मिश्रा ने, कि अगर मतलब वो सैटरडे संडे का दिन था, कहा कि सोमवार को जब कोर्ट शुरू होगी उससे पहले अगर ये मोशन का जो प्रस्ताव है ये रिजेक्ट नहीं हुआ तो मैं कोर्ट नहीं जाऊंगा। वेंकैया नायडू उस समय हैदराबाद में थे, उनको संडे को ही बुलाया गया। वो आए और रात में ही स्टाफ को बुलाकर पूरी तैयारी हुई और सुबह हाउस असेंबल होने से पहले और सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई शुरू होने से पहले उस मोशन के प्रस्ताव को उपराष्ट्रपति ने रिजेक्ट किया। तब जस्टिस मिश्रा गए, लेकिन उन्होंने उसके बाद फिर राम जन्मभूमि के मामले की सुनवाई की तारीख नहीं तय की और टाल दिया उसे। आखिर में चीफ जस्टिस जब जस्टिस रंजन गोगोई बने तब उन्होंने तारीख की और डेली सुनवाई, रोज़ाना सुनवाई करके मामले का फैसला किया। तो इस तरह का तरीका विपक्ष अपनाता है सरकार पर दबाव डालने के लिए, अदालत पर, ख़ासतौर से जो सुप्रीम कोर्ट है उस पर दबाव डालने के लिए। तो ये भी एक तरीका था। और इस विपक्ष की इस रणनीति में उपराष्ट्रपति का शामिल हो जाना, ये बड़ी चिंता की बात थी सरकार के लिए कि इसके बाद वो कुछ भी कर सकते थे। तो ऐसे में उनका पद पर बने रहना सरकार के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता था। ये जो उनके स्वास्थ्य की बात कही जा रही है, ठीक है कि उनकी स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, लेकिन इस्तीफे का उससे कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। पिछले दिनों वो उत्तराखंड गए थे कार्यक्रम में, नैनीताल विश्वविद्यालय के, वहाँ बेहोश हो गए थे। उससे पहले एम्स में 2-3 दिन के लिए भर्ती हुए थे, फिर भी वहाँ से लौटकर उन्होंने हाउस चलाया था। आखिर ऐसा क्या हो गया उनके स्वास्थ्य में कि कल तक सब ठीक था, आज अचानक उनका जो है इस्तीफ़ा हो गया। और ये भी देखिए कि इस्तीफ़ा देने के लिए वो तैयार नहीं थे। सोमवार को शाम 3:53 3:53 पर उपराष्ट्रपति के कार्यालय से एक विज्ञप्ति जारी हुई जिसमें कहा गया कि 2 दिन बाद यानी 23 को राष्ट्रपति राजस्थान की ऑफिशियल विजिट पर जाएंगे। इससे भी सरकार चौकन्नी हुई कि भी हाउस चल रहा है, ऐसे में सभापति हाउस को छोड़कर राजस्थान के दौरे पर क्यों जा रहे हैं? राजस्थान में ऐसा क्या है? और हाउस की तारीख तो पहले से तय है। अगर कोई कार्यक्रम का उन्होंने समय दिया भी तो ये देखकर देना चाहिए था। और हाउस से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो वो हो नहीं सकता। कोई राष्ट्रीय महत्व का विषय तो राजस्थान में और कुछ हो नहीं रहा है। तो ये आशंका है, इसके बारे में कह रहा हूँ, मतलब कोई निश्चित सूचना नहीं है कि राजस्थान में वो कुछ घोषणा करने वाले थे। क्या करने वाले थे किसी को मालूम नहीं। लेकिन जगदीप धनखड़ का व्यवहार पिछले कुछ समय से कुछ अजीब सा हो रहा था और सरकार को ये समझ में आ गया कि अब ये मामला लंबा नहीं चल सकता। आपको मालूम है कि 23-24 2 दिन के लिए प्रधानमंत्री इंग्लैंड और मालदीव की राजकीय यात्रा पर जा रहे हैं। इंग्लैंड में भारत और इंग्लैंड के बीच जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर दस्तखत होने हैं, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। उससे पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था के लिए एक संदेश जाएगा।
ऐसे में प्रधानमंत्री जब बाहर हों तब उपराष्ट्रपति कुछ करें। आप तारीख पर ध्यान दीजिए, 23 को प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर जा रहे हैं और 23 को उपराष्ट्रपति सदन छोड़कर राजस्थान के दौरे पर जा रहे हैं। ये कोई सामान्य बात नहीं थी। इन सब को मिलाकर जो संदेश जाता है वो कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपना अलग रास्ता अख्तियार कर रहे थे। अब सवाल ये है कि आगे क्या। तो जो नियम है उसके मुताबिक उपराष्ट्रपति के चुनाव की, मतलब नए उपराष्ट्रपति के चुनाव की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। जैसे सांसदों विधायकों के बारे में है कि 6 महीने के अंदर होना चाहिए, ऐसा नहीं है। और उपराष्ट्रपति को चुनने के लिए जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है वो संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं और इसमें जो मनोनीत सदस्य होते हैं उनको भी वोटिंग राइट्स होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में जो मनोनीत सदस्य हैं राज्यसभा के, उनको वोट देने का अधिकार नहीं होता। तो अभी कुछ ही दिन पहले, हफ्ते भर पहले ही राष्ट्रपति ने 4 लोगों को राज्यसभा के लिए नामित किया, नॉमिनेट किया। उनका शपथ ग्रहण का कार्यक्रम भी सोमवार को हो गया। तो सत्तारूढ़ दल की ताकत और बढ़ गई है। दोनों सदनों को मिलाकर एनडीए का पूर्ण बहुमत है, तो इसलिए नया उपराष्ट्रपति चुनने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब यह है कि राष्ट्रपति का पद खाली नहीं रह सकता। राष्ट्रपति अगर नहीं रहते हैं तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं, और अगर उपराष्ट्रपति भी उस समय न हो तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति की भूमिका निभाते हैं। ये एक बार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एम हिदायतुल्लाह कर चुके हैं। तो ऐसे में नए उपराष्ट्रपति का चुनाव मुझे लगता नहीं है कि संसद के इस सत्र के दौरान होगा। हो भी सकता है, मतलब इसकी संभावना से पूरी तरह से इनकार नहीं किया जा सकता। सवाल ये है कि सरकार ने क्या नाम तय कर लिया है, इसकी तैयारी कर ली है। जब तक सभापति नहीं हैं तब तक उपसभापति जो हरिवंश हैं इस समय, वो सभापति का कामकाज देखेंगे, लेकिन वो उपराष्ट्रपति की भूमिका नहीं निभा सकते, वो उपराष्ट्रपति नहीं हो सकते। तो ये है संवैधानिक स्थिति। तो ऐसे में जगदीप धनखड़ ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस जैसी स्थिति बना दी है। सरकार के लिए बेवजह का एक नया संकट आ गया है। हालांकि ये ऐसा कोई संकट नहीं है जिसका कोई हल ना हो या जिसका हल करने में सरकार को कोई दिक्कत हो, लेकिन विपक्ष को एक मुद्दा मिल गया है कि आखिर उपराष्ट्रपति ने अचानक इस तरह से इस्तीफा क्यों दिया, और इस बात का सरकार इस रूप में जवाब नहीं दे सकती कि वो अपनी अलग लाइन लेकर चलने की कोशिश कर रहे थे। तो जो उन्होंने अपने इस्तीफे में लिखा है, सरकार उसी बात को कहेगी कि स्वास्थ्य के कारणों से उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन स्वास्थ्य का कारण उनके इस्तीफे की वजह नहीं है, किसी भी हालत में नहीं है। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। क्या आशंका थी, क्या संभावना है आगे, या आशंका है आगे, इस पर भी बात करेंगे शाम वाले वीडियो में। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।